क्या इस्तीफा देकर बुरे फंसे नीतीश कुमार? क्या अब टूट जाएगा पूरा इंडिया गठबंधन? आखिर क्यों नीतीश ने मारी एनडीए में पलटी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद लगातार कयासों का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो क्यों किया। और उसके बाद एक सवाल उठने लगा कि लालू प्रसाद यादव अब क्या तेजस्वी यादव साथ मिलकर अपनी सरकार बना लेंगे, जिसको लेकर लगातार कवायद तेज है। बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लगातार पलटियों का जो रिकॉर्ड है उसको कायम रखा और चुनाव से पहले एक बार फिर से पलटी मार दी और एनडीए में शामिल हो गए। इससे पहले एनडीए में थे, लालू के कहने पर वापस से चले आए इनके साथ और फिर अब एनडीए में चले गए, जिसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चाहते भी यही थे, क्योंकि लालू यादव अपने बेटे का करियर बनाने में लगे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। और अब सवाल ये उठने लगे हैं और साथ ही साथ चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि लालू यादव अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अगले चुनाव में जरूर बना देंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति पर भूचाल है, नीतीश कुमार ने पलटी मारी, वो एनडीए में चले गए, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को यहां पर त्याग दिया, अकेले उतरने का फैसला कर दिया। इससे क्या लालू प्रसाद यादव जो एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और यहां पर किंग मेकर भी एक तरह से उनको देखा जाए पुराने समय में माना जाता था, तो क्या लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? और क्या मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के पास उतना कुनबा है कि वो जल्द से जल्द यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो ऐसा स्पष्ट नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन देखिए बिहार की राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पल पल यहाँ पे समीकरण बदलते हैं, पल पल यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। और देखिए 10 दिन पहले 5 दिन पहले शायद आपको भी अनुमान नहीं होगा, मुझे भी अनुमान नहीं होगा, हमारे तमाम दर्शकों को भी अनुमान नहीं होगा कि बिहार में इतना बड़ा खेला हो सकता है और सरकार जो है एक बार फिर पलटी मार सकती है, नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो अभी भी ऐसे हैं जो जनता के लिहाज से अगर सोचा जाए तो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का समझ से परे का अंदाज जो राजनीति करने का है वो हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिर जो नीतीश कुमार हैं क्या करना चाहते हैं बिहार के अंदर, क्या राजनीति वो करना चाहते हैं, किससे नाराज़ हैं, किससे खुश हैं, कौन उनको काम नहीं करने दे रहा है, कौन उनको काम करने दे रहा है। कुछ दिन पहले यही नीतीश कुमार से कह रहे थे कि भाई बिहार में अगर आज भी पिछड़ापन है तो ये बीजेपी की वजह से है, आज तक विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी को नहीं दिया गया और तमाम सारी बातें बीजेपी को लेकर उन्होंने कही। आपको अगर याद हो, उन्होंने कहा था मर जाना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में जाना पसंद करूंगा। यही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, कह रहे थे कि नीतीश बाबू, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की जनता को बता रहा हूँ कि आपके लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद सुशील मोदी जब दिल्ली आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि भाई दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बनने की बात आती है उनका नाम गायब हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो बिहार की राजनीति है वो बड़ी पेचीदा है, बड़े रंग बदल रही है। और जो जयराम रमेश हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने गिरगिटों को भी मात दे दी है रंग बदलने में। और ये जाहिर बात है आकाश, ये क्योंकि बिहार के एंगल से हम देखें तो हर 1.5-2 साल के अंदर सरकार का बदलना तो मेरे ख्याल में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सारा कुछ कर्मकांड करते हुए नजर आ रहे हैं, या वास्तव में वो बिहार की जनता का कुछ भला करना चाहते हैं। मैं अगर कहूँ आकाश तो मुझे लगता है कि भले ही वो तेजस्वी का नाम ले रहे हैं कि भाई अपने लड़के को बढ़ाना चाह रहे थे, ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन मैं आकाश आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या 2 साल पहले जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन कर रहे थे उस समय उनको याद था ये बात कि वो अपने बेटे को बढ़ाएंगे और ये करेंगे? सब कुछ पता है। तो ऐसे में जनता को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जनता ने काफ़ी कुछ झेल लिया है। अब आपको बेहतर बात करनी चाहिए, विकास कैसे हो, राज्य कैसे डेवलप हो, कैसे राज्य में अत्यधिक नौकरियां जो निकल के सामने आए। क्योंकि अभी भी देखें बिहार से जो मजदूर वर्ग है पलायन के जरिए अपने ज़मीन को छोड़ने पे मजबूर है, इसको लेकर कोई बात नहीं करता। आप क्या हैं, आज उनके साथ कल इनके साथ, आप तो मुख्यमंत्री बने ही हो। तो ऐसे में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनता। और देखिए जनता लगातार देख रही है, अगर आप लगातार ऐसे पलटी मारते रहोगे आकाश, तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो करियर है वो अब यहाँ पर
विराम लगता हुआ उसके ऊपर नजर आएगा, क्योंकि इसके बाद क्या 2024 के बाद जब 25 में चुनाव होंगे तो क्या यहाँ पर जनता अब नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेगी? जो 45 सीटें उनके पास बची हैं क्या वो भी बच पाएंगी? कई सारे सवाल, लेकिन फिलहाल ये उनका आखिरी, मुझे लग रहा है, मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद उनकी लिए मुश्किलें, उनके लिए राजनीति करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार गिरगिटों की तरह रंग बदल रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, नीतीश का रवैया एक कि जब मौका मिले दूसरे पार्टी में चले जाएं, जनता के लिए कुछ नहीं। नीतीश कुमार की बात कर ली जाए या फिर तेजस्वी यादव की, बिहार के जो नेता हैं वो अपना भला देखते हैं, अपने परिवार का हित देखते हैं, इसके अलावा उनको किसी की नहीं पड़ी। बिहार की राजनीति की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था की हालात किसी से छुपे नहीं हैं और वहाँ के लड़कों की, युवाओं की नौकरियों की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। लालू प्रसाद यादव कुछ वक्त पहले आते हैं, चारा घोटाला कर देते हैं और उसके बाद कई ऐसे घोटाले हैं जो बिहार में आए दिन देखने को मिलते हैं। सड़कें बनती हैं, रातों रात सड़कें गायब हो जाती हैं, प्लेन क्रैश होता है, रातों रात प्लेन उड़ जाता है। तो यहाँ पर हवा में प्लेन उड़े न उड़े, लेकिन बिहार में रुक गया तो प्लेन की हालत उड़ने वाली है। बता दें कि जिस प्रकार से बिहार पर लगातार हंगामे कटे हुए, ऐसे में एक नाम और उभर के आया, वो था चिराग पासवान का। चिराग पासवान जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि हम एनडीए की बैठक पर जा रहे हैं, लगातार बैठक करेंगे, हमारा कुनबा मजबूत होगा और हम आने वाले समय में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाएंगे और डिप्टी सीएम का पद लेने की फिराक में वो घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पर पेच उल्टा पड़ गया, सम्राट चौधरी यहाँ पर डिप्टी सीएम बन गए, चिराग पासवान धरे के धरे रह गए। सर, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, बिहार की राजनीति यूँ तो किसी की समझ नहीं आ रही, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन के मुखिया की बात करें, यहाँ पर राहुल, वो भी बड़े परेशान है कि ऐसा हो क्यों रहा। लेकिन चिराग पासवान जो अपने पिता की राजनीति पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे और दिमाग लगा रहे थे कि बिहार की राजनीति पर इस बहती गंगा में वो भी हाथ धो लेंगे नीतीश की तरह, लेकिन नीतीश ठहरे पुराने नेता, पुराने चावल, वो तो पक गए लेकिन चिराग शायद पक नहीं पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान का पकना कहाँ बाकी है। चिराग पासवान जो प्रेशर कुकर की तरह बज रहे थे, एनडीए ने उनको बाहर कर दिया, नीचे और नहीं लगाई और सम्राट चौधरी को यहाँ पर पका के रख दिया। क्या लगता है सम्राट चौधरी की तरह कभी यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए खेमे में जाकर अपना वर्चस्व बना पाएंगे और क्या चिराग पासवान अब एनडीए में मौजूद भी रहेंगे या नहीं? देखिए, चिराग तले अंधेरा कहा जाता है आकाश, और जाहिर बात है कि चिराग पासवान को देखकर मुझे कुछ ऐसे ही नज़र आता है। 2018 का वाकया है जब वो उनको पार्टी ने एक तरीके से अध्यक्ष पद सौंपा रामविलास पासवान ने, उसके बाद लगातार तबीयत खराब रही उनकी और 19 में कह सकते हैं बीजेपी एनडीए में थे, वो 6 सीटों पर चुनाव लड़े, हालांकि 14 में भी लड़े और 6 की 6 सीटें जीती, 19 में भी 6 की 6 सीटें जीतते हैं और 19 में या 20 में उनके पिता की डेथ होती है। उसके बाद उनकी पार्टी जिस तरह टूटती है, उनके चाचा जो पारस पशुपति पारस हैं अपने 5 सांसदों को लेकर अलग हो जाते हैं, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना लेते हैं और एकमात्र सांसद बचते हैं जो जमुई से हैं चिराग पासवान, उनके पास महज एक सांसद यानी खुद अपनी अलग पार्टी एक इस्टेब्लिश करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से। तो देखिए, लगातार उनकी जो स्थिति है वो बेहद ख़राब होती चली गई। 2020 में एक बार फिर जब कह सकते हैं विधानसभा चुनाव होते हैं और नीतीश कुमार को क्या क्या दुनिया भर की बातें कहते हैं, चुनाव में आते हैं, एक सीट जीतती है पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, और वो एकमात्र विधायक भी जाकर जेडीयू में शामिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप स्थिति देखें किस तरह की उनकी राजनीति है और जब कुछ आपका वहाँ पर बचा ही नहीं है तो किस नाते आपको उप मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवारी थी वो आपको मिलने वाली है। हालांकि बीजेपी ने उनको बुलाया, अमित शाह ने उनसे बात भी की, फोटो भी उनके लगातार सोशल मीडिया पर जाहिर हुए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि चिराग पासवान जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि चिराग पासवान की राजनीति लगातार उतार पर आई है और 2-4-5 सालों में तो बिल्कुल डाउन हुई है पिता के जाने के बाद। ऐसे में उनके जो राजनीति करने का कह सकते हैं कि विकल्प है बहुत सीमित हो गए हैं। उनके आगे कैसे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति उनकी हो गई कि यहाँ जाए या वहाँ जाए, गिरना उनका तय है। इसीलिए ना तो वो खुल के विरोध कर पा रहे हैं, इसीलिए ना खुल के वो समर्थन कर पा रहे हैं। अब ऐसे में जब जेडीयू के बारे में बात आई कि भाई वो एनडीए में आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि उनके बिना भी हम 40 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन यही बीजेपी है कि नहीं, जेडीयू की ज़रूरत हमें है, आप भले ही रहो या ना रहो, लेकिन हमारे पास साथ में जेडीयू का होना ज़रूरी है। 2024 के चुनाव के लिए आपको बता दूं 2019 में जब जेडीयू के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो 17 सीटें दोनों ने लड़ी, 34 सीटें लगभग हुई, बीजेपी 17 जीत जाती है और जो जेडीयू है वो भी 17 में से 16 जीतती है, 1 सीट हारती है। वहीं एलजेपी को 6 सीटें मिलती है, लेकिन ये एलजेपी वो एलजेपी थी जब पूरी की पूरी एक साथ थी। आज अलग अलग है तो उनको क्या
कोई भी सीट बीजेपी देना चाहेगी। कई तरह के सवाल है और यहाँ पर जो चिराग पासवान थे वो भी बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहते थे कि भाई मुझे भी कुछ हाथ लग जाए, मुझे भी कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन अमित शाह चूँकि बहुत बड़े चाणक्य हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने अपने आवाज़ पर बुलाया कि भाई आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, आप क्यों इतना जो है परेशान हो रहे हो, आप क्यों इस तरह से जो है बयानबाजी कर रहे हो। तो कुल मिलाकर वो शांत हुए और अब जबकि जेडीयू का कह सकते हैं कि एंट्री हो गई एनडीए में, तो फिलहाल चिराग पासवान की जो स्थिति थी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। एक भी सीट अगर बीजेपी उनको दे दे चुनाव में लड़ने के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न सिर्फ जमुई बल्कि वो लगातार नवादा और हाजीपुर की सीटों पर भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ से उनके चाचा लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो चिराग पासवान का एंगल आप मुझसे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के लिए बहुत कम स्पेस बचा है बिहार में राजनीति के लिए। अगर अपनी जमुई सीट भी वो बचा लें तो उनके लिए बड़ी बात होगी। बिल्कुल, वाकई में देखिए चिराग पासवान लगातार एक बड़ा नाम बन रहे थे कि वो पलटी मार सकते हैं, एनडीए में गए हैं तो बड़ा पद ला सकते थे। लेकिन चिराग पासवान को चाणक्य नीति के अंतर्गत कोई भी यहाँ पर पद नहीं मिला और सम्राट चौधरी को यहाँ पर ताजपोशी कर दी गई डिप्टी सीएम के तौर पर। लेकिन ऐसे में लगातार दो नाम और उभर कर आते हैं, एक तेजस्वी यादव और एक आते हैं जीतन राम मांझी, जो अपनी 4 सीटें लेकर बिहार पर लगातार गुर्राहट भर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी 4 सीटें जिसके साथ जाएंगी वो जीत जाएगा। हमारे साथ अब सिराज जुड़ने वाले और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता नजर आ रहा है और क्या जीतन राम मांझी की वो 4 सीटें अब तेजस्वी यादव के खेमे में जाएंगी या फिर बीजेपी के खेमे में जाएंगी। सिराज, आपसे सवाल रहेगा, लगातार आप बिहार की चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट भी हो रहे हैं। मेरा सवाल रहेगा कि बिहार की राजनीति पर जीतन राम मांझी 4 सीटें लेकर बैठे हैं, बड़ा नाम बताया जा रहा है, कहा जा रहा है जीतन राम मांझी की 4 सीटें बीजेपी हो या फिर यहाँ पर इनकी लालू की सरकार हो बनाने के लिए बड़ी अहम है। क्या लगता है जीतन राम मांझी आखिर किसकी तरफ जाएंगे और इनका हल कहाँ चलता नजर आएगा? बीजेपी को समर्थन देंगे या फिर लालू के साथ जा सकते हैं? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति और शतरंज का खेल जल्दी से किसी के समझ में आता नहीं है। और इस वक्त जो चल रहा है बिहार में स्थिति है, सुपर ओवर का गेम चल रहा है, जहां पे 2-4 सीटों में जो कहीं ना कहीं एक सत्ता इधर से उधर हो सकती है। क्योंकि आपको समझना होगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अभी दल बदल की राजनीति बताई, कहीं ना कहीं कुछ महीने पहले वही वो शख्स थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। ऐसे में सवाल उठता है इनकी नीयत पे कि आखिर जो है पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं, फिर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, आखिर वो बिहार का भविष्य वो किस ओर ले जाना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन पर भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने पद के लिए जो है कहीं ना कहीं बिहार की जनता से समझौता किया है, वो लगातार जो है बीजेपी के साथ जाते हैं। ऐसे में जो है अब जीतन राम मांझी एक बड़े कहीं ना कहीं गेम डिसाइडर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास 4 सीटें हैं और 79 सीटें कहीं ना कहीं अभी आरजेडी के पास है, लालू यादव के पास है। ऐसे में राहुल गांधी का फोन जाता है जीतन राम मांझी के पास, उन्हें मनाने का प्रयास किया। जैसे इसी बीच जो है जीतन राम मांझी लालू यादव के सामने 2 मांग रखते हैं कि उनके जो 4 मंत्री उनमें से 2 जो कहीं ना कहीं मंत्री पद मिले, उनके जो 4 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस बात को बखूबी समझते हैं कि जैसे सुपर ओवर में एक रन से जो है वो गेम पलट सकता है, वैसे ही अब उसका जो है कहीं ना कहीं मौके पर चौका मार सकते हैं जीतन राम मांझी। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी के आगे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जो है वो टिक पा रही है इस वक्त। आप चाहे जाए या ना जाए, आपको मजबूर किया जाएगा और अंत में जो वही होगा जो बीजेपी चाहेगी। क्योंकि बिहार की राजनीति में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति चल रही है। एक तरफ जो है आप जो है उनके विरुद्ध में कह सकते हैं, कसम खाते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बिहार की जनता को झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपनी बातों पर नहीं टिक सकते तो आप बिहार का भविष्य कैसे सुधारेंगे? और नीतीश कुमार इतने सालों से बिहार के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी व्यवस्था को लेकर हमेशा माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर नीतीश कुमार की जवाबदेही बनती है और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है। अब कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात हो कि आखिर लालू यादव जो है जीतन राम मांझी को समझाने में जो है एक कह सकते हैं प्रयास में जो है सफल हो पाते हैं नहीं, क्योंकि बड़ा सवाल है। और अब सामने आ रही है कि जो लल्लन सिंह, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा लिया गया उनसे, बल्कि मीडिया में ये चलाया गया कि उन्होंने खुद दिया, लेकिन आपको ये समझना होगा राजनीति में कोई भी खुद नहीं देता। अगर वो खुद देते तो फिर जब
मीडिया से बात कर रहे थे मीटिंग से तो पहले, तो वो क्यों कहते कि ये सामान्य सी बैठक है? अध्यक्ष पद के लिए जब उनसे सवाल पूछा गया तो ये साफ जाहिर होता है कि सामान्य सी बैठक में कुछ भी सामान्य सा था ही नहीं, और ये सारा जो खेल है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से ही शुरू हो चुका था। जी वाकई में देखिए, बिहार की राजनीति पर अब एक एक वोट, एक एक सीट मायने रखने वाली है, चाहे वो लालू की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो। लेकिन हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के पास अभी उतना कुनबा है कि उसे जरूरत नहीं है, लेकिन लालू यादव अभी भी गेम बदल सकते हैं, खेल पलट सकता है। जिस तरह मैच पर कहीं कहा जा सकता है कि कब कौन सी बॉल पर सिक्स लग जाए, वैसे बिहार की राजनीति पर कब कौन सी सीट पर कौन सा नेता दिग्गज बन जाए। लालू प्रसाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी उनके खेमे में आ जाए। एआईएमआईएम के नेता के पास एक सीट है, वो भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि एक एक कर यहां पर सारे प्यादों को अपने साथ लाकर किंग बनने की यहां पर तैयारी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव का ये दाव, लालू प्रसाद यादव की ये रणनीतियां कितना काम आती हैं और क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में टक्कर दे पाती हैं,